22 फरवरी 2022 मंगलवार को मानव अधिकार संरक्षण इस विषय पर कार्यशाला का सफल आयोजन और सत्कार समारोह संपन्न किया गया। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली पंजीकृत संगठन की ओर से तालुका सालेकसा जिला गोंदिया में श्री अर्धनारेश्वरालय शिवगन मंगल भवन में 22 फरवरी 2022 मंगलवार को मानव अधिकार संरक्षण इस विषय पर कार्यशाला का सफल आयोजन रहा। मान्यवरों का मौलिक मार्गदर्शन एवं अन्य सेवा से जुड़े समाज सेवकों का लाइफ प्राइड अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मंगलवार सुबह एक सूर्य के किरण के भांति केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के संस्थापक जनक, दैनिक केंद्रीय मानवाधिकार हिंदी समाचार पत्र के संपादक, मानव अधिकार संरक्षण इस विषय पर मानद डॉक्टरेट प्राप्त डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर का मंच पर आगमन हुआ। साथ ही सभी अतिथिगण और कार्यक्रम आयोजक बाजीराव तरोने, महाराष्ट्र प्रभारी श्री देवानंद नंदागौड़ी, आर्टिस्ट श्री प्रियदर्शन सोनटक्के, वाहतूक विभाग श्री चांगेश्वर उइके प्रमुख उपस्थित थे। समारोह का सूत्र संचालन श्री माइकल मिश्राम द्वारा हुआ। इस कार्यशाला के उद्देश्य विस्तार से बताए गए। फिर डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर के साथ अतिथि सभी मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर अभिवादन किया गया। पूरे विश्व में फैले कोरोना महामारी की चपेट में आए अपनी जान गंवाने वाले समाजसेवी कोरोना वॉरियर्स को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में मंच पर उपस्थित अतिथिगणों का पुष्पगुच्छ एवं पौधे देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देश के राष्ट्रगान से की गई। महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर देवानंद नंदागौड़ी सर ने सभी अतिथियों को मार्गदर्शन किया। इसके बाद संगठन के संस्थापक डॉक्टर मिलिंद दहिवले ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही अधिकार और कर्तव्य की तरह निभाए जाए इस विषय पर मार्गदर्शन किया। कानूनी नियम, कानून के अंतर्गत हमारे संरक्षण के महत्व बताए और मानव अधिकार क्या है, हमारे संविधान ने हमें किस प्रकार के हक दिलाए हैं ये बताया। जिला सचिव बाजीराव तरोने ने हमारे संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 से 15 लकड़ियों को कोई एक साथ नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही हमें संगठन में जुड़कर समाज सेवा में काम करना है, हमें एक होकर लड़ना है, ऐसा कहा। वाहतूक विभाग के चांगेश्वर उइके, इन्होंने वाहतूक के कुछ नियमों के बारे में बताया कि हमें वाहन चलाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और उसी प्रकार हमारे साथ में जवाई जी ने मैं चाहता हूँ कि उनको बैच लगा करके स्थान पे मंच पे स्थानांतरण करवाएं। हम लोग आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। तो विदर्भ चंदन उत्पादक संघ के द्वारा चंदन के पौधे यहाँ पे हैं, चंदन के पौधे हैं, तो चंदन के पौधे लेकर के अपने मेहमान का स्वागत करेंगे। विशेष आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कुमरे जी को, वे आएंगे और चंदन का पौधा लेकर के उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। उसी प्रकार हमारे बीच में एक बार जोर से तालियां बजाकर
केंद्रीय मानवाधिकार समिति के जिला सचिव है बाजीराव जी दरोने, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे उपस्थित है और आज के कार्यक्रम के प्रस्तावना को आप लोगों के सामने रखना। बाजीराव जी दरोने। सभी को नमस्कार। आज दिनांक 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय मानवाधिकार संघटन नवी दिल्ली या संघटनेच्या माध्यमाने आज तालुकास्तरीय मार्गदर्शन आणि सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। सदर महाराष्ट्राच्या अंतिम टोकावर बसलेला गोंदिया जिल्हा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुका हा शेवटचा आदिवासी अतिदुर्गम क्षेत्र असला तरी ह्या क्षेत्रामध्ये विविध अशा समस्या आणि विविध अशा नटलेल्या पर्यटकांच्या माध्यमातून आजही आपला तालुका आदिवासी दुर्गम क्षेत्र मागासलेला आहे आणि अशा या क्षेत्रामध्ये काही ना काही अपेक्षा आणि काही ना काही शिकण्यायोग्य आपल्याला घडवायचे असतं। त्याकरिता आपण कुठंतरी मानवी हक्कापासून आपले हक्क काय आहेत आणि या हक्कापासून आपण कुठंतरी वंचित आहोत, जेणेकरून आपल्याला त्या हक्काला जाणवायचे आहे, हक्क काय आहेत ते जाणून घ्यायचे आहेत। आम्ही मानवाधिकार संघटनाच्या माध्यमानं मी सरांच्या माध्यमानं एक तारीख घेतली आणि सरांना बोलवलं की सर आमच्या तालुक्याला नक्की आपण भेट द्या आणि भेट देऊन आमचे जे काही कार्यकर्ते आहेत किंवा जे इच्छुक आहेत त्यांना आपण काहीतरी एक मानवी हक्काबद्दल मार्गदर्शन करा आणि त्या मार्गदर्शनातून नक्कीच आपल्या शेवटच्या टप्प्यावर बसलेला तालुका आहे त्या तालुक्यात काही ना काही एक नवीन माहिती, नवीन मानवाधिकार, नवीन घडामोडी आपल्याला जाणून घ्यायला मिळतील, ऐकून घ्यायला मिळतील, शिकून घ्यायला मिळतील। याकरिता आम्ही सरांना इथं आमंत्रित केलं आहे आणि आमच्या आमंत्रणाला स्वीकारून माननीय श्री डॉक्टर मिलिंद देवरे सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मानवाधिकार यांनी स्वीकारून आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले आहेत। त्यांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि संघटनेच्या माध्यमातून तालुक्याला जे काही एक कार्यशैली म्हणा किंवा आपल्या कार्याच्या माध्यमातून एक सेवा स्वरूप कार्य केले आहेत अशा सेवाधारी कार्यकर्त्यांचे आपण इथं सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमात सुद्धा आयोजित केला आहे। वेळ पुष्कळ झालेला आहे, नियोजन बरोबर असते पण काही ना काही आपल्याच लोकांपासून उशिरा होत असते। पाहुणे आले होते पण आपलेच काही लोक वेळेवर न येता आम्ही 12 वाजेची वेळ दिलेली होती। जण काय असू द्या पण सर्व आलेले आहेत, सर्वांचे आभार आहे आणि सर्व उपस्थित पाहुणे मंडळी आहेत त्यांचे पण आभार आहे। मी जिल्हा सचिव नात्यानं आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि सदर कार्यक्रमाला उशिरा झालेला आहे। आपल्याला डॉक्टर मिलिंद देवरे सरांकडून काही जाणून घ्यायचे आहेत, ऐकून घ्यायचे आहेत, तरी पण मी जास्त न बोलता इथंच आपल्या प्रास्ताविकेला विराम देतो। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर देवानंद नंदा गौरीसर से कि वे आए हुए लोगों से मानवाधिकार संगठन किस तरीके से काम करता है और क्यों ऐसा वो अपने मार्गदर्शन में अपने लोगों को बताएंगे। डॉक्टर देवानंद नंदा गौरीसर। भारतीय घटनेची शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकर सरस्वती मंचावर उपस्थित अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर मिलिंद देवरे साहेब, जे आमच्या केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित प्रमुख अधिकारी आणि सर्व माझे बंधू आणि भगिनी, आज या ठिकाणी केंद्रीय मानवाधिकार संघटन आणि श्री अर्धनारेश्वरालय नवयुग जनसेवा मंदिर ट्रस्ट याच्या माध्यमाने जे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। सर्वप्रथम आपण कार्यक्रम माझ्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी आमचे केंद्रीय मानवाधिकार संघटन या
संघटनेकडून ही संघटना संपूर्ण भारतभर कार्य करत आहे आणि पूर्ण समाजोपयोगी कार्य करत आहे. मानवी अधिकार काय, मानवी अधिकारावर जर हल्ला कधी घातला तर त्याच्याकरता आपण काय केले पाहिजे आणि त्याकरता आपण काय करू शकतो तुम्हाला पण मार्गदर्शन मिळणार नाही. ते तत्पूर्वी या आमच्या केंद्रीय मानवाधिकार मार्फत केंद्रीय मानवाधिकार म्हणून एक सांधेनिक निघतो. केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेकडून केंद्रीय मानवाधिकार साप्ताहिक पण निघत असतो आणि युट्यूबवर बघायला केएम टीव्ही पण आहे आणि सर्व जे आपल्या भारत देशामध्ये जे कार्य करतात ते पूर्ण कार्य घटना पूर्ण त्या टीव्हीच्या माध्यमातून केएम टीव्हीच्या माध्यमातून वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. त्या अनुषंगाने आज आपण इथे केंद्रीय मानवाधिकार वर्तमानपत्राचा लोकार्पण करूया तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने. हे आमचे केंद्रीय मानवाधिकार वर्तमानपत्र संपूर्ण भारत देशात प्रिंट मीडियामधून आणि त्याप्रमाणे मोबाईलवर सुद्धा ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला हा पेपर सुद्धा वाचता येऊ शकतो. मान्यवरांच्या हस्ते त्याचं लोकार्पण करण्यात आलं. मानवी अधिकार काय? आपल्याला काही अधिकार हे निसर्गतःच मिळालेले आहेत, काही अधिकार हे आपल्या घटनेने दिलेले आहेत. जे निसर्ग नियमानुसार मिळालेले ते अधिकार जरी माहीत असले पण घटनेने दिलेले अधिकार सुद्धा माहीत नसतात आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आणि त्याकरिता डॉक्टर मिलिंद दैवळे सरांनी केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेची स्थापना केली. त्या संघटनेला भारत सरकारकडून ISOचा दर्जा प्राप्त झाला. आपल्या भारत देशामध्ये या संघटनेचे सक्रिय लगभग 2 लाख कार्यकर्ते आहेत. असे तर लाखो सक्रियरित्या काम करणारे 2 लाख कार्यकर्ते आहेत. प्रत्येक राज्यामध्ये आपल्या देशामधील प्रत्येक राज्यामध्ये संघटनेचे उत्कृष्ट असे कार्य सुरू आहे. आपल्या कोणत्या जिल्ह्यात सुद्धा आहे, जिल्ह्यात सुद्धा आहे. जर आपल्या महाराष्ट्रात या बाबतीत विचार केला फ्रेम पाहिले का आणि योग्य प्रकारे कार्य फ्रेम तू पाहिलेच नाही का ते आणले तर पाहिलंच नाही. आपला मूळ उद्देश आहे बनली की मानवी अधिकाराचे जर हनन होत असेल, महिलांवरती अत्याचार होत असतात, काही पीडितांना न्याय मिळत नसेल आणि अशा वेळेस आपला मानवी अधिकार न्याय मिळवून देण्याकरता हा सामोरे लढायला सुरुवात करतोय, न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो. हे संघटन दिल्लीवरून रजिस्टर्ड असून मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय मानवाधिकार संघटन हे सोबत काम करत आहेत आणि म्हणून या संघटनेच्या मार्फत जे आम्ही कोणते कार्य करतो त्याला लवकर न्याय मिळत असतो. चंदनाचं झाड कसं मिळते या संघटनेच्या मार्फत विविध उपक्रम राबविले जातात. त्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जे दलित आहेत, शोषित आहेत, पीडित आहेत त्यांच्या शब्दांना वाचा फोडण्याचे काम ते संघटन करत आहे. आज बऱ्याच लोकांवरती जनतेचा विचार केला तर बऱ्याच लोकांवरती खूप अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि त्या घटना वाढायला नाही पाहिजे. आम्हाला आमचेच अधिकार माहीत नसतात, मग त्याकरता कोणता अधिकारी काम करू शकतो? जसं आपल्या समोर आता बसलेले तिथे पोलीस डिपार्टमेंटचे, आपण त्यांना पहिल्यांदाच घाबरतो ड्रेस पाहून की यांच्याकडे जायचंच नाही म्हणून, पण ते आपला उचित सल्ला देऊ शकतात. ही भीती म्हणजे ही भावना आपल्या मनातच नसते. अशा वेळेस आपला केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचा कार्यकर्ता काय करतो की जाऊ शकत नाही अशा व्यक्तींच्या सोबत जाऊन त्यांच्यासोबत सल्ला मसलत करून त्यांचे
खोडून काढण्याकरता आपला मानवाधिकार सुद्धा काम करत आहे. तो स्थानिक स्तरापासून तर मोठ्या स्तरापर्यंत भ्रष्टाचार वाढत आहे आणि त्या भ्रष्टाचार उकरून काढण्याकरता आपल्या मानवाधिकारचे कार्यकर्ते हे चांगल्या प्रकारे कार्य करत आहेत. अपने मार्गदर्शन में आपने बताया कि किस तरीके से मानवीय अधिकारों का हनन शासकीय निम्न शासकीय विभागों में किया जाता है और हम लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग वहाँ पे चूक जाते हैं और हमारे अधिकारों का हनन बड़े आसानी से हो जाता है. इसीलिए आज हमने मानवीय व्यक्ति संवर्धन मार्गदर्शन यहाँ पे आयोजित किया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग, यहाँ पे कुछ लोग अच्छे शिक्षित हैं, कुछ लोग कम शिक्षित है और कुछ लोग अशिक्षित है, सभी लोग अपने अधिकारों को जाने और जहाँ जहाँ पे ऐसी बातें होती है तो वो खुद हो करके अपने अधिकारों के लिए लड़े. जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज, संपूर्ण देश में 1400 से ज्यादा मानवाधिकार संगठन कार्यरत है. कितने? 1400 से ज्यादा. परंतु सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में काम करने वाली जो संगठन है मानवाधिकार के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में नहीं, बुंदेली जिले में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, तो वो है केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, जिसका आयोजन आज हम लोगों ने किया है. अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर मिलिंद सर कहाँ पे किस तरीके से उन्होंने कामों को किया, कौन सी एक्टिविटीज उन्होंने करवाई और किस तरीके से मानवाधिकार संगठन को लेकर के चल रहे हैं. अगर आप मानवाधिकार संगठन के साथ में आते हैं तो किस तरीके से भी आप लोगों की समस्या, अपनी समस्याओं को छुटकारा दे सकते हैं. ऐसे हमारे डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर है, मैं अध्यक्ष भाषण की ओर उनको आमंत्रित करता हूँ. डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर से कुछ लोग परिचित है, सामने बैठे हैं. मेरा भी शायद एक दो लेडीज पहचाने हैं. कई साल के बाद मुझे लगता है कि 12 साल या 10 साल या हो सकता है कि 8 साल तो यहाँ आया था और यहाँ पर एक संगठन का ही प्रोग्राम लिया गया था जब गोंदिया में हमने शुरुआत की थी. और गोंदिया में ऐसा हुआ कि हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी में बड़े मुश्किल से लोगों को जोड़ा, लोगों को मानव अधिकार क्या होता है ये अच्छे से समझाया, लोगों को जोड़ने में जो दिक्कतें गई मुझे बाकी कुछ लोगों को, मगर कुछ लोग आने के बाद क्या हो गया, दुनिया का जो पॉलिटिक्स है और भंडारा जिले का भी पॉलिटिक्स है, आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके का होता है लोगों का, तो संगठन आगे नहीं बढ़ पाया उस समय. और संगठन आगे नहीं बढ़ने के कारण यहाँ की कमेटी बर्खास्त हो गई. वो सालों से दवाई जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, दवाई जी जुड़े हुए हैं, आपको जी जुड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग अभी भी टच में थे. संगठन जो है वो मेरा संगठन नहीं है, ये आपका संगठन है. जहां पर भी मानवों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा वहां पर मेरा संगठन नहीं, भारत के तमाम संगठन काम करते हैं. और जहां पे अन्याय अत्याचार होता है हमें हमारा संविधान इसकी परमिशन देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए हमें एक संगठन बनाने की जरूरत है. और उस संगठन के माध्यम से हम लड़ाई कर सकते हैं. जैसे कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, 2 लकड़ी को, 3 लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, और जब 10-20 लकड़ी आती है उसको अगर एक साथ तोड़ने की बात आती है तो तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक संगठन होगा. एक से एक लकड़ी जुड़ी हुई है तो उसे बल से ताकत से तोड़ने की अगर हम कोशिश करते तोड़ नहीं पाएंगे. तो इस तरीके का संगठन होता है और संगठन के माध्यम से हम कहीं पर भी न्याय के लिए अगर जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पर न्याय मिलता है. आज मानवीय हक संवर्धन मार्गदर्शन और सत्कार समारोह यहाँ पे हो रहा है. जो
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, ऐसे लोग जैसे आशा वर्कर है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिस कर्मचारी है और पत्रकार लोग हैं, बाकी समाज सेवा लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों का रेस्क्यू किया, लोगों को बहुत सारे सहायता सामग्री पहुंचाई, लोगों की कोरोना काल में सेवा की। ऐसे लोगों को इस संगठन के माध्यम से कोरोना योद्धा सम्मानित किया जाने वाला है। साथ ही लाइफ प्राइवेट अवार्ड से भी जिसको हम लोग जीवन गौरव बोलेंगे, उस अवार्ड से कुछ लोगों को आज सम्मानित यहाँ पे किया जाने वाला है। वैसे लोगों की जितने भी लोग इस मंच में इस सभागार में बैठे हुए सभी लोगों का सम्मान केंद्रीय मानवाधिकार संगठन करना चाहता है। आप सभी लोगों को जाते समय हम सर्टिफिकेट देंगे ताकि आपको हमारी याद बरकरार रहे। जब भी आप सर्टिफिकेट देखो तो आपको अर्धनागरिक सेवा में और साथ में हमारे संगठन की याद आएगी, ताकि कोई अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लड़ाई लड़ने की बात करता है, ये बातें आपको समझ में आएंगी। मानव अधिकार इस विषय पे आता हूं मैं। जब पृथ्वी पे, धरातल पे कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसके अधिकार जन्म से ही उसको मिल जाते हैं, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो। आज अगर हम पैदा हुए हैं, डॉक्टर बोलता है सबसे पहला अधिकार, अगर कोई माँ अगर अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही तो डॉक्टर पहले बोलता है कि बच्चे का पहला अधिकार है आप इस बच्चे को आप दूध पिलाइए। वहां से अपने अधिकार शुरू हो जाते हैं, होते ही नहीं होते अधिकार, वहां शुरू होते हैं। फिर पढ़ाई का अधिकार, बड़ा होने का अधिकार, फिर नौकरी का अधिकार, उसके बाद में फिर बहुत से राइट्स समय से इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। और ऐसे राइट्स के लिए भी वो इंसान कभी संघर्ष करता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से संघर्ष करता है, कभी न्यायपालिका की तरफ से जाकर संघर्ष करता है, और उस समय भी उसे अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन है जो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवगत करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में हम कैसे लड़ेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो उसी में से एक हमारा संगठन है। मैं दोस्तों एक झुग्गी झोपड़पट्टी में पैदा हुआ छतरपुर है और बाबूपेट एक बस्ती में पैदा हुआ। वहाँ मैंने देखा कि एक इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, घर से निकलता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है या मजदूरी करने जाता है, भट्टी के काम करने जाता है, कोई किसान है जो अपने खेत में हल चलाने जाता है, तो वो शाम को अपने घर आता है तो वो देखता है कि मैंने आज क्या किया और ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले परिवार के लिए, दूसरा देश के लिए, तीसरा समाज के लिए और सभी लोगों के लिए वो आगे कुछ ना कुछ सोचता है। मगर ऐसे जीवन यापन करते समय किसी के राइट्स को छीना जाता है, किसी के अधिकारों को छीना जाता है। जहाँ पे बात करेंगे मजदूरी, आज भी एक बड़ी फैक्ट्री हो गई, बड़ी कंपनी में मजदूरी आज भी है। आज जब भी हम होश में आए, जब भी हमने हमारा कुछ सवाल और हम जब कॉलेज में भी गए तब भी हमें ऐसा लगा कि नहीं रास्ते में अगर कुछ झगड़ा होता है जाके खिलाने जाए, बात करने जाए, वो इंसान को समझाने जाए, मगर झगड़ा जब होता है इंसान का उसका कारण हमको समझ नहीं आता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हम अगर दोनों इंसान को समझाते हैं तो दोनों इंसान समझते नहीं है, वापस से झगड़ा करते हैं। तो काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए जो पब्लिक के हित में होगा या कोई भी कॉमन इंसान होगा उसके लिए होगा। तो हमने एक संगठन की नींव रखी। सबसे पहले तो एक समाज पत्र रहा जो मानवाधिकार महिला उपकरण भारत सरकार भ्रष्टाचार सरकार को केंद्रित किया। कई बार नागपुर से शुरू किया गया, सरकार को भारत पूरी हो चुकी है। लोग बोलते थे कि साप्ताहिक अखबार है आपका और साप्ताहिक अखबार है तो ये सप्ताह में एक बार आता है, तो उस अखबार को देखने के लोगों की नजर अलग हो गई थी। तो फिर हमने डेली अखबार शुरू कर दिया कि ये नागपुर से पब्लिक होता है, डेली इवनिंग है। धीरे धीरे पेपर बढ़ता गया, लोग पढ़ते गए, बातें पढ़ते गए और हमारा एक समूह बन गया। तो हमने एक संगठन का निर्माण किया जो कि केंद्रीय मानवाधिकार संगठन है। मैं अकेला नहीं करता दोस्तों, मेरे पीछे एक परछाई थी। आज ये सब 2 लाख लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। जगह पे संगठन बहुत कर रहा है, पब्लिक को मदद कर रहा है। कल ही मुरादाबाद करके जो उत्तर इलाका है वहाँ जनसंपर्क कार्यालय शुरू हुआ, 4 दिन पहले हरियाणा में शुरू हुआ। तो हर स्टेट में, हर जिले में ये प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो रहे हैं।
और हमारे साथ जुड़ने का फायदा जो ये ऐसा है कि आपको एक सेकंड के द्वारा नीति पत्र दिया जाता है तो वीडियोस है सरकारी कोड में है और उस नीति पत्र में आप क्या करोगे, आपने क्या राइट्स है, आप क्या क्या कर सकते हो, सब दिया गया है। उसी के साथ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, एक डिजिटल लेख दी जाएगी, उसके माध्यम से आप कोई भी इंसान का अगर कोई प्रकरण आपके पास आता है उसको स्टडी करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप उस केस के ऊपर कैसा काम करना है, कैसा हैंडल करना है, इसके लिए हमको जब आप कॉल करोगे तो आपको पूरा गाइड करेंगे। हमारे पास पूरे भारतवर्ष के अंदर करीब 1500 एडवोकेट्स का लॉ पैनल है, जिसमें ये दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स है 910 एडवोकेट, बाकी मुंबई हाईकोर्ट है, नागपुर हाईकोर्ट है, बाकी पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है। ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बड़े बड़े जिलों के बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े नामचीन एडवोकेट्स हैं वो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर पे इससे कुछ मदद मिलेगी और काफी जगह आप कॉल करें, आपका आईडी का नंबर छपा हुआ है 9520110005। तो इसी नंबर पर अगर आप कभी भी कॉल करते हैं तो 24 घंटे इस फोन में आप कभी फोन कर सकते हैं, कभी मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी राय कोई सलाह ले सकते हैं। ये एक फायदा आपका संगठन में जुड़ने के बाद है। दूसरा, हमारे देश में बहुत से युवक लोग हैं जिनके पास बहुत सारी कला है, अच्छा एजुकेशन है, मगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, अच्छा उनको रास्ता नहीं मिल पाता। तो मेरे जहाँ भी ऑफिस है, जैसे गोवा ब्रांच है, नागपुर में है, अभी अमरावती में शुरू हो गया है, औरंगाबाद में है, मुंबई में गुरुग्राम में ऑफिस है, एक थाना में है, अभी बलरामपुर में शुरू हुआ है। तो जहाँ भी ब्रांचेस होते हैं वहाँ मुझे एक सेक्रेटरी लगता है। आप में से कोई बंदा इसका अच्छा एजुकेशन हुआ है, इसका एलएस हुआ होगा, इसका बीएस हुआ होगा, इसका एमबीए हुआ होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई 12वीं पढ़ा होगा, कोई 10वीं पढ़ा होगा, तो मेरे पास काम कर सकते हैं। किसी को ड्राइविंग आनी होगी तो संगठन के माध्यम से हम हर जिले में एक एम्बुलेंस दे रहे हैं, ताकि हमारे संगठन से जुड़ा हुआ इंसान या कोई भी इंसान अगर उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़े तो उसके लिए कोई गाड़ी अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट की भी गाड़ी अवेलेबल हो रही है, उस समय हमारे संगठन की पूरी जो गाड़ी लेंगे वो उसको दवा लेके रहेंगे और उसका पूरा इलाज कराएंगे। इसी के साथ हर जिलों में भी एक संगठन के माध्यम से हम लोग एक हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी शुरुआत की। तो पहला हॉस्पिटल हमारा जलगांव के नशीराबाद में शुरू हुआ। तो जलगांव के नशीराबाद से जो हमने शुरुआत की, अभी धीरे धीरे हम लोग नंदुरबार, धुले अलग अलग जगह है। जिधर उनके अंदर मैंने बहुत कोशिश की लोगों को डेवलप करने की, लोगों को लेके चलने की, मगर क्या होता है कि अगर हमारे आंगन में पक्षी का पेड़ है तो पक्षी नहीं खाते, हमारे घर में अगर नींबू का पेड़ होगा तो नींबू नहीं काट के खाते, हमारे घर में यदि कोई ऐसा कोई पेड़ लगा होगा तो उसका फल को पसंद नहीं आएगा, तो दूसरे घर में कोई फल फूल लगा हो तो हमको पसंद आता। तो मैं अगर काम कर रहा हूँ हाथ में नहीं बोले काय बोलो उधर ताला गाड़ी है या गाड़ी दूसरों है तो बड़ी गाड़ी का असर है तो पुलिस सेक्यूरिटी है एक आए तो आए तो ये सब चीजों में आते हैं। लोगों ने तो मॉडल बढ़ाना चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए, तो वो डाउन करते हैं। मैंने 2014 की लोकसभा लड़ी, 2019 की लोकसभा लड़ी चंद्रपुर से, उसके पहले 2014 की विधानसभा लड़ी वो भी चंद्रपुर से, तो मैंने प्लेस। तो मैंने एक चीज देखी कि भाई अगर हम इस संविधान की शपथ ले रहे हैं या हम आपको कोई एप्लीकेशन भी लेते हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं और मैंने जो जानकारी ली है वो एकदम सही है, अगर गलत पाई जाए तो आईपीसी ये धारा के तहत में दोष पात्र हो, मगर जब हम ये सब चीजों को बोलते तो हम कहाँ गए, हमारे कर्तव्य और हमारा अधिकार ये तो समतोल है, ना हम हमारे अधिकार को जान पाते ना हमारे कर्तव्य को जान पाते। तो मैंने सोचा कि नहीं अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा, मैंने देखा इलेक्शन लड़ने को कितने पैसे लगते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होता क्या लगता है, जहाँ पे हम लोग हमारे पड़ोसी के सामने ब्रश करते हुए उसको गाली गलौज करते हैं, जिस महिला के साथ हम अपना पूरा जीवन उछावर करते हैं, हमारे मिसेस है, हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारा चाचा, जिनको हम लोग शादियों में बुलाते हैं, जिनको बर्थडे में बुलाते हैं, जिनको मटन चिकन खाना खिलाते हैं हम लोग, ऐसे लोग कौन से काम आएंगे। वो चीजों को हमने जब देखा, बहुत सारे लोग 50,000 70,000 रुपये खर्चा करके अपना भविष्य देखने के लिए बड़े बड़े पंडित ज्ञानी के पास जाते हो और वहाँ से ये वो हर चीज कर रहे थे, तो वही 50,000 खर्चा कर आपने अपने इलेक्शन के लिए बड़ा खर्चा किया, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो ग्राम सभा की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, तो आपको आपका भविष्य समझ में आएगा कितने आपको वोट मिले।
एक राजनीतिक दल बनना चाहिए। तो हमने केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी इस नाम से राजनीतिक दल का निर्माण किया। हमारे समझ में 2024 में भारत के 2000 लोग संगठन के माध्यम से लोकसभा के लिए खड़े हैं। अगर हम 2 भी चुन के लाएंगे या 1 भी चुन के लाएंगे तो हम लोग दिल्ली में हमारा परचम लहराएंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट में हमारा कार्य शुरू होगा। धीरे धीरे हम स्टेट में भी आएंगे, आपके नगर पालिका में भी आएंगे, हर जगह में जाएगा। क्योंकि संगठन पहले बना, संगठन ने पहले काम किया। अब संगठन को ऐसा लगता पेपर चलाते हुए लोगों की समस्या को उजागर कर रहे हैं, पेपर चलाते हुए लोगों के जो विषय है उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, संगठन के माध्यम से जा रहे हैं। टीवी चैनल शुरू किया, हमने लोगों की समस्या टीवी पे दिखाई, वो कर रहे हैं। हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किए। तो ये सब करने का मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हमने इसमें जाना चाहिए, न्याय व्यवस्था में जाना चाहिए, हमने अर्थव्यवस्था में हमें जाना चाहिए। तो इसलिए संगठन के माध्यम से अलग अलग जगह पर अलग अलग उपक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा ड्राइविंग आपको आता है, आप अच्छे ड्राइवर हो, तो मेरे पास भारत के अंदर में कई अभी तो मेरा 2-4 गाड़ियाँ हैं एम्बुलेंस, अभी 25 गाड़ी हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। तो आने वाले समय में अगले साल तक मेरे पास 50 गाड़ी हो जाएंगी। आप ही का कोई पहचान वाला आदमी को मैं ड्राइवर करके रख सकता हूँ, उसी में क्लीनर लगता है, उसी में अटेंडर लगता है। अगर कोई डॉक्टर्स है तो ऐसे लोगों की बात वहाँ अपॉइंटमेंट करेंगे। कोई ऐसे लोग हैं आपके घर में जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे अभी हम लोग समाज सेवा के हेतु से हमने छोटे छोटे शेल्टर शुरू किए हैं। कुछ बच्चे ग्रामीण स्तर से सिटी में जाते, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो ये किराए से नहीं रह पाते, वो हॉस्टल्स में नहीं पाते, तो संगठन के माध्यम से निःशुल्क उनको शेल्टर दे रहे हैं, खाना भी निःशुल्क दे रहे हैं लोगों को। इनको हमारे आईडी की किताबें हैं, CPC, IPC, इसी किताबें फ्री में दे रहे हैं। जो बच्चे UPSC UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमारा खुद का कैडर काम कर रहा है। हमारे पास में अच्छे शिक्षित लोगों का हमने बहुत बड़ा कैडर खड़ा किया हुआ है। और वो लोग लॉ से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, चाहे कोई महाराष्ट्र पुलिस कायदे से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, चाहे कोई अपनी विधायिका न्यायपालिका का कोई मुद्दा हो, तो हमारे पास में ऐसे टास्क फोर्स की टीम हमने भेज दी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले इतना संघर्ष करते भाई हेलमेट पहन, सीट बेल्ट लगा, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, गाड़ी का एक्सीडेंट हम लोग आगे रास्ते से एक्सीडेंट हुआ सर, वहाँ पे कुछ 5 लोग मर गए, तो बहुत सारा जाम रहा, हम 1.5 घंटा में जाम में फंसे रहे। तो कोई अच्छे के लिए बताता है, पुलिस अच्छी भी नहीं है। हमने आज से कुछ साल पहले सोचे थे कि कॉलर अगर ऊपर रहे तो पुलिस मारते थे, बहुत बड़ा अधिकार था पुलिस को मारने का। मगर जब से 1993 में ह्यूमन राइट्स एक्ट पारित किया गया, 1948 में हुआ यूनिवर्सल, 1948 में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एक्ट लागू हुआ। सभी देशों को सचेत किया गया कि आप अपने देश के नागरिकों के लिए एक कायदा बना जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र उसके मूलभूत अधिकार रेस्क्यू हो जाए, हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसको मिले। हमारे भारत में ये कायदा 1993 में आया है, कितने साल हो गए। ऐसा नहीं होगा कि सभी पुलिस वाले वैसे हो गए, बहुत से पुलिस वाले अपने अच्छे देंगे, बहुत से पुलिस वाले जब रास्ते में एक करोड़ होता है पानी पिलाते, दवा खाते लेके जाते, अपने जेब की शादी के पैसे देते हैं। ऐसे पुलिस वाले देखेंगे कि जिनकी शादी होने के बाद में बच्चों को एग्जामिनेशन फीस से वंचित रखा जाता है, तो उनकी फी भी भरते हैं, किताबें खरीदते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले ने देखे हैं, अगर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी मैंने देखे हैं तो जानबूझ के आम नागरिकों को तकलीफ देते हैं। ऐसे भी होता है, नानाचार 2 बाजू है, एक चीज तारीफ पर, ठीक है, ऐसे 2 लोग होते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए वो है हमारे देश का सेवक, हमारे समाज का सेवक, वो है पुलिस, और वो अनेक ड्यूटी करता है। और हम पुलिस से डरना नहीं चाहिए। सभी हमारे मित्र है, सबसे बड़े मित्र है हमारे, वो आपको हर चीज का सलाह देंगे। कुछ भी आपको समझाना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप पूछ सकते हैं। कभी बाहर स्टेट में जाता हूँ तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आती, कोई वर्दी में कोई पुलिस वाला होगा, उनसे बात करता हूँ, तो एटलीस्ट मतलब इंग्लिश में बात कर लेता है, कभी हिंदी में बात कर लेता है, तो वो रास्ता बताते हैं। कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे है। आपका नगर सेवक, आपका आमदार, आपका कादर सब अच्छा है। हमारी सिर्फ नजर हुई कि हम उसको तरफ किस तरीके से देखते हैं। तो संगठन के माध्यम से हम हर जगह पर रोजगार भी देने की कोशिश करें। जो महिला है, कुछ महिला हम लोग इधर गए थे गढ़चिरौली में कि सर हमारे छोटा तो महिला की टीम बनी, तो हमने उनको अगरबत्ती बनाने का एक छोटा मशीन आता है वो प्रोवाइड किया। तब वो सिर्फ 4 औरतें थी, आज 35 लेडीज लोग अगरबत्ती बनाने का काम बताइए।
अमरावती के मध्यवर्ती कारागृह में हमारे नंदा राउत कर उन्होंने फिनाइल बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का काम बंदीवान कैदियों को दिया जो जेल में बंदीवान थी, महिला बंदीवान कैदी, पुरुष बंदीवान कैदी जेल में रहते हैं। उनको मिनिमम वेज 90 रुपये, 99 रुपये, 100 रुपये उनकी मजदूरी होती है सरकारी तौर पर, तो उनको उन्होंने काम दिया। आज उनका कच्चा माल जाता है वहाँ पे, पक्का माल आता है, उनकी लेडीज को काम कर रहे, घर चल रहे। तो संगठन क्या बुरा कर रहा है? संगठन तो बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को खड़ा कर रहा है। कोई लड़का अगर 12वीं नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छा गाइड नहीं मिल रहा है, तो हमारे संगठन में हम उसको 12वीं कैसा करना, कैसे पास होना, दिमाग के अंदर में क्वेश्चन किस तरीके कैसे रखना, आपने आंसर पढ़े तो आंसर कैसे लिखना, ये भी पढ़ाते हैं हम लोग। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हमारे संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम हमारा परिवार समझते हो। हमारे संगठन में कोई महिला जुड़ी होगी वो हमारी माँ है, हमारी बहन है। संगठन में कोई भी इंसान जुड़ा होगा तो हमारा भाई है। हम चाहते हैं कि उसका कल्याण हो जाए, उसको फल मिले। संगठन में ऐसे आर्टिस्ट है जिनके पास बहुत सारी कला थी, हमने उनको अभी 3-4 हमारे शॉर्ट फिल्म तैयार हुई, उनको हमने उनको काम दिया। तो काम हो रहा है, ऐसे ही काम नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे एडवोकेट है जो संगठन से जुड़ने का उनको हम बहुत सारे केसेस दे रहे हैं। फैमिली केसेस किसी एडवोकेट की बढ़ गई, किसी की एडवोकेट की फीमेल केस बढ़ गई, तो हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। आज कोई भी संगठन आप छोटा सा आपका महिला मंडल भी अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा होता है। ये कब सक्सेस होता है जब तालाब के पास हम लोग जाते हैं, तराजू लेके, तालाब के पास तराजू लेके जाते हैं और मेंढकों को तोड़ना होता है। तो 5 मीटर अगर लाके तराजू रखते तो 10 मीटर और फुट के भाग जाते हैं, फिर और 10 लेके आते तो 2 फुट के भाग जाता। जिसको वो कला आई समतल तोड़ने की, मेंढक तोड़ने की, वही संगठन चला सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे संगठन में कितने आए, कितने जो है, किसी ने राजीनामा दिया तो बोलते राजीनामा दो, फिर इन ब्लैक, क्योंकि दूसरा कोई नहीं सही। मैं भी अगर भगवान न करे अगर मैं दुनिया में ले रहा तो ये संगठन हम भारत सरकार को हैंड ओवर करें। पहले हमारे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर इस संगठन का निर्माण किया गया है। ये कोई मेरी वैयक्तिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मिलिंद देवली की वैयक्तिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का ट्रस्ट है, जो विश्वास है लोगों का। इसमें जुड़ने के लिए हमने कई लोगों को फ्री में जोड़ा। अब बोलते हैं बंदर के हाथ में बंदूक दे दो, पूरे गाँव को खत्म करके आ जाएगा। लोगों के अलावा में ब्लैकमेलिंग करने का लाइसेंस है। आज केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का कार्ड कोई इंसान जसं की पदाचं राखण करणारा माणूस किती वेळ ताणलेला आहे, थोडं पाणी तो पिईल, काहीतरी वेळानंतर वैसी ये चीज है। किसी को निःशुल्क अगर कार्ड दिया जाएगा तो कभी ना कभी भूतो ना भविष्य उसका वो यूज करेगा, कहीं ना कहीं मगर गलत यूज करेगा, अच्छा यूज नहीं करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा मेरे सामने एविडेंस आया है। तो संगठन में जुड़ने के लिए हमने एक नाम मात्र पहले शुरू करें। अगर आपको तो मालूम है कि हर चीज बढ़ गई, सभी चीजों की कॉस्ट बढ़ गई, तो एक नाम मात्र शुरू हमने संगठन में जुड़ने के लिए रखा है। कोई भी इंसान, कोई भी संस्था चलती है तो संगठन का जो आय का स्रोत है वो ये है सदस्यों द्वारा मिलने वाली सदस्यता राशि, चंदा, दान, डोनेशन, देनगी, क्या हम भीख भी बोल सकते हैं। अगर वो मिलता है तो संस्था चलती है। संस्था के अंदर 10 लोग नौकरी करते हैं, संस्था के अंदर हम लोगों की सेवाएं करते हैं, जो हमारे पास पैसा आता है उसका आय व्यय का पूरा हिसाब होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिलिंग सर की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 2020-21 का आइडिया है संगठन का भाग। उसके बाद ये सब ऑडिट रिपोर्ट्स है, ये सब सरकार में सब ये वेरीफाई करेंगे। ऐसी संस्था में चलती है। बहुत से लोग हैं जो मानवाधिकारों के नाम से गलत काम करते हैं और मानवाधिकारों के नाम से कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, मगर ये वैसा नहीं है संगठन। ये संगठन को जब मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मेरा स्वागत किया, मुझे अप्रिशिएट किया। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं होगा जो नहीं पढ़ सकता होगा या जिनको नहीं मिला होगा, या ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिन्होंने मुझे लेटर नहीं भेजा। ऐसे तमाम ये तो कुछ 50 लेटर होंगे इससे जुड़े हुए। मेरे ऑफिस में अगर आप लोग आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इतना सारा इकट्ठा है कि कई मिनिस्टर जैसे कि अभी हमारे आदित्यनाथ साहब उन्होंने लेटर भेजे। सभी लोग हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमारा मॉडल बना रहे कि आप मिलिंद नहीं होते हैं, अच्छा एक पेड़ लगाए हो, एक अच्छा बीज बोए हो, एक अच्छा संगठन आप चला रहे हो, आपको हमारी शुभकामनाएं ये सभी लोग देते हैं।
अगर हमारे साथ जुड़े हुए लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्या गाड़ी में घूम रहा, हाँ ये क्या करेगा, ऐसी बातें करने वाले हमारे लोग। इसीलिए हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमें उनके आगे जाना है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि वापस से यदि हमारा संविधान खतरे में आया, यदि हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्र खतरे में आया, तो आपको ठीक लगेगा कि नहीं कोई इंसान का जो राइट्स के लिए बोल रहा था, अपने अधिकारों के लिए बोल रहा था, अपने मौलिक अधिकारों की बात कर रहा था। आज संविधान ने हमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार दिए। उसमें से आपको मालूम है कितने बचे हैं? सिर्फ 7। 12 से 37 कितने आर्टिकल से बचे, कितने हैं? 7 समाप्त कर दिए आपके। ये भी 7 कब खत्म हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। वापस आपको वही स्टेज पे आना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ झेला और ये समाज के उद्धार के लिए, समाज की उन्नति के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज बाबा साहब बोलते हैं कि माझ्या पोटामध्ये हात टाका तुम्हाला तिथंच प्रश्न भेटेल आणि तिथंच उत्तर भेटते। तो आज अपने को लॉ पढ़ना जरूरी है। आज हमको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये भारत, वो ये हर चीज धर्म की किताबें पढ़ रहे हैं। हमने यदि संविधान पढ़ा, हमने यदि सीपीसी पढ़ा, हमने यदि सीआरपीसी पढ़ा, हमने यदि हमारे भारत का अगर कायदा पढ़ा, तो हमको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा भी अगर ये चीज करूंगा तो आईपीसी में लगेगी, मेरे सीआरपीसी से मेरी कार्रवाई पर कार्रवाई होगी कि अपने को समझ में आएगा। इसीलिए आज किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे हमारे महिला सामने बैठी है, गोवा में जब हमने शुरुआत की थी, वहाँ पे तो महिलाएं कोंकणी भाषा बात करती थी, मराठी में समझ में आती थी, और हिंदी तो कुछ भी नहीं, हिंदी तो समझ नहीं उनको, इंग्लिश में तो थोड़ा तो समझ लेती थी। तो प्रस्तावना नहीं कर सकते थे, सामने नहीं आते थे, चुप के रहते थे, उनको भी हमने तैयार किया। आज केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से कुछ लोगों ने वहाँ का नगर पालिका का इलेक्शन कंडक्ट किया, वहाँ का ग्राम पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट किया। अभी हमारे संगठन की महिला है, वो प्रस्तावित देती है, संगठन से माध्यम से भाषण देती है। हमने ये कला कौशल्य उनको सिखाया है। हमारी संगठन, हमारा संगठन जहाँ पर भी जाता है, हम लोगों का उद्धार और उत्थान करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। हमारे पास नागपुर में भी कार्यालय में इतनी सारी केसेस आती है, सबसे पहले हम उसके ऊपर स्टडी करें, मंथन करते, आरोपी कौन है, विक्टिम कौन है, वो सब देखते, उसके बाद हम उसको अच्छा गाइडेंस करते। हम तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बेल नहीं हो पाती, जिनको एडवोकेट नहीं मिल पाता, अच्छा उनको हम वकील पकड़ में देते हैं कि हमारे सामने एडवोकेट पूजा पाड़ी है। तो ये सब हम लोग फ्री फंड में लड़ रहे हैं, वो किसके लिए? संगठन काम कर रहे किसके लिए? वो आप सब लोगों के लिए है। अगर हम संगठन के माध्यम से जुड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपना एक संगठन अपने गांव में तैयार करेंगे, तो आपके साथ प्रशासन भी काम करेगा, आपके साथ शासन भी काम करेगा, न्याय प्रणाली भी आपके साथ काम करेगा। और जब भी आपको कोई भी साम दाम दंड भेद कोई भी चीज की जरूरत है, संगठन खड़ा है। क्या चाहिए आपको? फंड चाहिए, संगठन देने को तैयार है। क्या चाहिए आपको? मैन पावर, संगठन के पास है। आज मैं जब इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो मेरे पास 1,500 लोग मेरे इलेक्शन करने के लिए। अभी 2024 में खड़ा हुआ तो 1 लाख रुपए कैंपिंग जाएंगे। आपको ये 500 रुपये और आओ ऐसा काम नहीं रहेगा। अगर आपके साथ अगर कोई भी हादसा हो जाता है आपके गाँव के अंदर, तो आपको अगर थाने में जाना पड़ता है, कोई अधिकारी को जाके मिलना होता है, या कोई तहसीलदार को मिलना होता है, तो तुमको बड़े लेवल में जाके जिले में जाके कलेक्टर को मिलना होता है। तो संगठन के अगर एक आदमी के साथ अगर 15 लोग खड़े होंगे, तो कलेक्टर ऑफिस में 15 लोग बैठने की जगह नहीं, तो कलेक्टर बाहर है। इतनी ताकत संगठन है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, एक तहसील से गुजर रहा था, एक मीटिंग था हमारा, तो कुछ लोगों को मालूम हो गया, मैं व्हाट्सएप स्टेटस में मैं आजकल डालता हूँ कहाँ मीटिंग हुई, कहाँ जा रहा हूँ, और फेसबुक पे भी डालता हूँ। उन्होंने फोन किया कि सर ऐसा था, हम लोग यहाँ खड़े, हम गए, चपरासी बोलता है कि साहब बिजी है, साहब मीटिंग में, साहब को फोन पर बात करेंगे तहसीलदार साहब। बोला ठीक है, अभी हम नहीं जाएंगे, तहसीलदार साहब बाहर आएंगे। और सही मायने में तहसीलदार साहब बाहर आए, और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो बोलना था सुनना, उन्होंने उनका निवेदन भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और तुरंत कार्रवाई के लिए आगे प्रस्ताव भेज दिया। तो ये होता है संगठन का ताकत, ये होता है संगठन में काम करने को, संगठन में जुड़ के रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे किसी के ऊपर इस तरीके की परिस्थिति आए, मगर 2020 में जो कोरोना का काल आया, 2019 से शुरुआत हुई, तो हमारे संगठन के जो लोग, जिनका कोई काका, किसी का कोई मामा, कोई राज्य में है, कोई उधर है। एक आदमी को हमारे चंद्रपुर का था, वो वेस्ट बंगाल में फंसा हुआ था। वेस्ट बंगाल में मैंने उनको खाना
लिखने के लिए मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को बताया कि यहाँ पे एक आदमी, यहाँ फैक्ट्री में 15 लोग हैं, ऐसा करो। कुछ लोग मुंबई में फंसे हुए थे, जो आपके इधर के, जो गोंदिया के, छत्तीसगढ़ के आसपास के बॉर्डर के लोग थे। मैंने वहाँ से उनको ये इंडिका विशिष्ट गाड़ी करके दिया और 5 लोगों को यहाँ बुलाया। जहाँ जहाँ पुलिस वाले लोग हुए थे, जहाँ जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे, मैंने केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से लेकर जाने के लिए, ये हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है, ये हमारे पत्रकार है, ये हमारे संगठन का पदाधिकारी है साहब, ये अपने काम के लिए जा रहा है और कोरोना के रेस्क्यू में ये काम कर रहा है, ये हमारा पदाधिकारी है। पुलिस ने हमको सहकार्य किया, हमको प्रशासन ने सहकार्य किया। तो ये काम ये नहीं था। आजकल आपके आईकार्ड में नहीं काम हो रहे, हमने अभी हमारे आईकार्ड को बारकोड डाले, अभी आपको सर्टिफिकेट मिल रही है, सर्टिफिकेट में भी बारकोड है। बारकोड अगर QR कोड से स्कैन करते ना, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, संस्था का कौन चलाने वाला है, संस्था की क्या क्या ये है, साइट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, सरकार में मान्यता है कि नहीं, तो सब बारकोड के अंदर मिलेगा। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसको कोई बारकोड आया हुआ है। तो ये हमने शुरू किया है। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो अपना कार्ड रिन्यूअल नहीं कर सकते और उसी कार्ड को एडिट करके उसकी वैलिडिटी बढ़ा के उसको चलाते थे। ऐसे भी लोग हमको पकड़ में आए, जब हम प्रोग्राम करते तो आई कार्ड आते हैं, उसमें समझ में आता है आई कार्ड तो कोई बना देगा। अभी पुलिस डिपार्टमेंट सभी का आई कार्ड चेक कर देगी। कोई पत्रकार भी होता है ना, मैं पत्रकार होकर के, तो उसके पास RNI है क्या? RNI है इंडियन न्यूज रजिस्ट्रेशन, जो हमारे इस समाचार पत्र में लिखा हुआ है। तो ये होता है लाइसेंस कोई भी चीज का। जैसा कोई गाड़ी चलाता है ना, तो उसको लाइसेंस देता है वहाँ पर विभाग, तो वैसा ये पेपर चलाने के लिए लाइसेंस। बाळासाहेब सर ठाकरे बोलते थे की तुम्हाला जर कोणाची दुश्मनी काढायची असेल तो पेपर शुरू करा। हमने पेपर शुरू किए हमारे न्याय हक के लिए। कुछ लोगों ने पेपर शुरू किया लोगों के बारे में गलत लिखने के लिए, लोगों के बारे में विरोध करने के लिए, लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए, खराब पेपर पर निकालने के लिए। क्योंकि पत्रकार और संपादक ही वो चीज़ लिख सकता है, क्योंकि उसका आगे नहीं मिला हुआ है, उसको गाली मारने का लाइसेंस है आपके पास है। अगर आप अगर किसी को गाली मारोगे तो आपके ऊपर केस लग जाएंगे। अगर पत्रकार जो लिखता है उसको तो ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है भारत सरकार से, तो इसका भी कभी कभार दुरुपयोग होता है। तो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है, तो हमने सरकार को और हमारे प्रशासनिक अधिकारी को लेटर दिए। अगर मैं मेरी कमेटी अगर गोंदिया जिले में बनती है, तो गोंदिया जिले के SP को, गोंदिया जिले के मैं पुलिस अधिकारियों को, गोंदिया जिले के कलेक्टर को लेटर दूंगा, मैं ये वाला कार्य करता है, इसका नाम फलाना फलाना है, इसको हमने ऐसे ऐसा कार्य जारी किया है, मैं खुद उसको लेटर देता हूँ। सरकार को मैं सचेत कर दूँ कि हमारा आदमी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारा भी नहीं है, किसी और संगठन का है, वो हमारे नाम होता है केंद्रीय वाले से, तो कई लोग पकड़ में भी आए। तो ऐसा होता है। तो संगठन क्या है, संगठन की ताकत क्या है, ये कब समझ में आएगा जब हम ऐसे सामने आके बैठे। ये तो पहला दिन है, दूसरा दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, अगले साल आऊँगा, 2 साल बाद आऊँगा। तो ये जब अपन रूबरू आते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट में समझूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तब अपन बहुत अच्छी तरीके से इस मानव अधिकार को समझ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। मैं नागपुर से मुंबई जा रहा था और एक ट्रेन का सफर कर रहा था मैं। तो उस ट्रेन में एक बंदा मेरे को बहुत देर से देख रहा था, मैं भी उसके तरफ देख रहा था। उसे लगा कि मैं पत्रकार होऊंगा, कोई नेता होऊंगा, कोई वकील होऊंगा, कोई तो भी होऊंगा, मैं पॉलिटिकल इंसान। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस वाला होगा, कोई थोड़ा क्रिमिनल होगा, या कोई थोड़ा नेता होगा, कोई ऑफिसर होगा। मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। अगर मुंबई आया तो हमने एक मिनट की तरफ बात ही नहीं की, मैं तो देखना रोड की तरफ देख रहा था। जब मुंबई आया तो रास्ता मेरा वही ना हजारी सोमानी मार्ग को अंदर से बोलते थे बाहर निकलने का, उनका भी रास्ता मेरे पीछे पीछे, मुझे लगा ये मेरा पीछे कर रहा है, मुझे भी लगा कि मेरा पीछे कर रहा है। तो ठीक है, वही रास्ता था उसका मेरा। तो हमारा किलोमीटर 150 से बाहर नहीं हजारी सोमानी मार्ग में एक्सीडेंट होने वाला मुंबई में CSP के सामने। तो वही क्या हमारा मानव अधिकार आयोग है, दूसरा स्टेट का राज्य मानव आयोग कार्यालय, त्या कार्यालयाच्या एका हिंदच्या केसमध्ये मी गेलो आणि त्या केसमध्ये पोलीस अधिकारी होते। ते मला घाबरायचे, मी त्यांना घाबरायचं होतं। आणि जेव्हा मी तिथे हिंदीमध्ये त्यांचं नाव पाहिलं, मी फोटो पण पाहिला, नंतर मी अंतर गेलो, सर्वांशी बोललो, बाकी काय काम आहे ते केलं, ते माझ्याकडे पाहिलं, मी त्याच्याकडे परत पाहिलं आणि परत माझी नागपूरची गाडी दुरंतो 8 वाजताची, त्यांची पण तीच गाडी। एवढंच की त्या दिवशी ते मी खाली ते वर होते, तेव्हा मी वरती ते खाली होते। यावेळेस काय झालं की ते दोन बस ते दोन बस समोर गेलो, दोन बस मागं, माझं बस बाथरूम करत होतं, त्यांचं बस तिकडे होतं। तेव्हा ते माझ्याशी बोलले की भाई आप कोण आहे? मला पहिले होता आप कोण नाही बोलले,
आप जब तक नहीं बताएंगे मेरे मतलब मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। अब एक हमारे अच्छे अधिकारी थे तो वर्धा में कुछ वर्धा आपको वहाँ पे दारूबंदी है और कुछ लोग थे जो अवैध दारू बेचते थे और दारू पीकर वो अपनी महिला को मार रहा था। तो महिला डरते मारे स्थानीय न्याय को पता है कि मार डर सकती और पुलिस का तो छोटा सा थोड़ा सा बल देती है, वो ज़्यादा तो नहीं है, डांटते भी अगर नहीं मारते तो बल देते हैं उनको। तो वो लापत में था, लॉकअप में था तो शायद वो पेशावर नहीं कर पाया कुछ होगा तो लॉकअप में ही वो मर गया। तो अब इतने से कि ये ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार क्या है, ये सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी सबसे बड़ा दबाव है। तो मानव अधिकार आयोग में वो केस है, केस भी उसका आना पड़ा कोई भी इंसान की मृत्यु पुलिस के हाथ से नहीं हो सकती। पुलिस को भी आपके लिए लड़ना पड़ता है। पुलिस आपका सबसे बड़ा सेवक है। आपको पानी खिलाते हो, आपको खाना खिलाते हो, कोई आरोपी भी रहा उसको बेल नहीं डालते क्योंकि वो आरोपी नहीं है। वो जब सिद्ध करता है तभी आरोपी को बेड़ियाँ डाली जाती है। मगर कुछ कुछ ऐसे आरोपी होते हैं कि जो पुलिस के लिए भी घातक होते हैं, समाज के लिए भी घातक होते हैं, उनको बांधा जाता है। उसका भी प्रयोग है, संविधान में उसका भी तत्वाधान दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मानव अधिकार क्या होता है कि तब मुझे समझ में आया और उनको भी समझ में आया। जब हमको समझ में आया कब आएगा हमको समझ में। एक मेरे साथ ऐसी सफर में एक आदमी था जो मेरे को पूछा तो मैंने सही जवाब दिया कि मैं कौन हूँ। वो हंसने लगा, बोले आपका बिजली कार्ड है क्या? हाँ, 2 बिजली दिया तो फेंक दो। यार तो तुम्हें मंगा तो टिका क्यों? नहीं बोला ऐसे बोल देखे, बोले मैंने बोले ठीक है। जब बोला तो रिटायर्ड हो जाएगा तो तुझे पेंशन नहीं मिलेगी, जब तेरी बीवी तेरे को घर के बाद निकाल देंगे, जब तेरे बच्चे तेरे को घर से निकाल देंगे तो तेरा राइट्स क्या है? बोला तो तू मेरे पास ही आएगा, बोला तो तेरे को बताऊंगा, बोला मैं। तो वैसे ही उसको एक लेटर मिला कि आप इतने के दिन से मिसिंग थे और आपके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई शुरू है तो उसको तो प्रॉब्लम हो गई। वापस होकर घर जाता है तो उसकी बहू ने एक छोटा सा घरेलू हिस्सा हुआ उनका, तो उसने तेल में डालने की कोशिश की और अपने ससुर का भी नाम डाला। तो फिर बाद में मेरे को कोर्ट में मिला, मतलब मानववादी का समझ में आया आपको काका जी? तो बेटा बोले सॉरी गलती हो गई। तो ऐसा भी होता है, नाम नहीं ले सकता, मेरा रिकॉर्डिंग शुरू है, क्योंकि किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है किसी का नाम लेना चाहिए। मगर ऐसे हादसे होते हैं, कोई महिला को पीटा जाता है, ठीक दूसरी महिला देखती रहती है, मगर वो अगर मानवाधिकार कार्यकर्ता है, हम हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रतिकार करना सिखाते हैं, लड़ाई लड़ना सिखाते हैं। एक कमजोर महिला पर अगर दूसरी महिला पर अत्याचार कर रही है तो तीसरी महिला उसकी बचाव करना चाहिए, बाकी उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो ये चीज़ संगठन के माध्यम से हम लोग लोगों को सिखाते हैं। जो रिटायर्ड हुए लोग हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, ऐसे लोगों को हम संगठन में काम करते हैं। अभी कुछ ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं, हमारे यहाँ के सरकारी साहब है, वो भी हमारे पास काम करते हैं। अरे नहीं हम 25,000 पगार दे सकते, उनको 8,000 तो पगार दे रहे हैं, 12,000 तो पगार दे रहे हैं। मेरे पास जो न्यूज़ एंकर की लड़कियाँ आ रही है उनको 12,000 सैलरी देता हूँ। मेरे पास जो ड्राइवर नौकरी के लिए 15,000 सैलरी होती है, जो गंदा ना काम के लिए हमारे पास उनको 18,000 तक देते हैं। तो देर बाद पेमेंट तो मिल ही रहा है, संगठन तो चल ही रहा है। अब ये सब संगठन चलाने के लिए हर चीज़ के लिए बहुत बड़े संगठनों को संभालना पड़ता है, उद्यमों को निकालना पड़ता है। बोलते ना कि प्रत्येक गोष्टी ह्या तुरंत भेटत नाही, त्याला थोडंसं वेळ लागतो, टाईम लागतो। आणि मला जो इथं मानवी हक्क संवर्धन मार्गदर्शन करण्यासाठी इथं बोलवलं होतं, तो मैं मराठी भी बोल रहा हूँ और हिंदी भी बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं जब भी यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मुझे हिंदी बात करना होता है। तो आप मराठी बोलूँगा तो मेरा ऊपर हो जाता वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, मुझे मेरे घर में तो मातृभाषा मराठी है, मैं तो मराठी हूँ, मगर मैं मराठी में भी जाके अगर हिंदी बात करता हूँ तो क्या बोला? कुछ लोग बोलेंगे आपका ऊपर हिंदी है, आप हिंदी बात करते हो, आप तो महाराष्ट्र नहीं हो, आप तो मराठी बोली हो क्या? तो नहीं, मैं चेहरे से मराठी लिखता हूँ, बस आपकी नज़र मराठी बोलनी चाहिए। तो बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, सिखाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। हमारी जब भी जूम मीटिंग्स होती है तो 45 मिनट जूम वाले होते हैं, हम लोग 45 मिनट में करीब 30 मिनट ह्यूमन राइट्स क्या है आपको सिखाते हैं। मेरे ख्याल से भी आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और वीडियो कंप्लीट देखो। आप उसके अंदर में मानव अधिकार क्या होता है, कैसे कैसे हम अपने लिए लड़ सकते हैं, क्या क्या राइट्स हमारे लिए है, वो सब उसके अंदर दिया है। तो आप अगर उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको सही मायने में वो सब चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात, आप लोगों को अगर किताबें चाहिए होगी, आपको अगर इसका स्टडी करना होगा, हम लोग आपको ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की किताबें भी आपको सर्वाइव करेंगे, आपको फ्री में निःशुल्क आपको किताबें मिलेंगी। और आप सब लोग जुड़ जाइए,
कि आप अगर सजग देश के सजग नागरिक है तो हमने मानव अधिकार का दामन थामना चाहिए, क्योंकि ये अपने राइट से, अपने हक है, और अपने हक को लड़ने के लिए, अपने हक के अधिकारों को लड़ने के लिए हमारा संविधान हमें आगे जुड़ा है कि नहीं? और हमारे संविधान के माध्यम से आज हमारे महिलाओं को इक्वालिटी मिलती है। अगर संविधान मिलता तो इक्वालिटी मिलती थी क्या? आमच्या देशाची राष्ट्रपती पहिली महिला प्रतिभाताई पाटील झाली असती का आपली विदर्भातली? नहीं मिलते ना। और आपने ये भी देखा होगा कि इस देश की सबसे बड़ी सांसद बनी इस देश की डाकू थी, 56 लोगों को अपने गोलियों से ढूंढ के अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का उसे ऑन द स्पॉट फैसला लिया, ऐसी दुल्हन देवी थी। तो वो भी एक महिला थी और उसको इलेक्शन में आने की संधि किसने दी? संविधान ने। बाबा साहब ने तो संविधान नहीं होता, संविधान नहीं होता तो आज का देश का राष्ट्रपति भी शपथ नहीं ले पाता था। संविधान की शपथ सभी लोग लेते हैं। और यदि संविधान को अगर आपको बचाना है तो हमको हमारे मौलिक अधिकारों को पहले बचाना है और बाद में हमको संविधान भी बचाना है, हमारा देश बचाना है, हमारा गांव बचाना है, हमारा घर बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है। आज हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है? सब बच्चे भी पूरे मोबाइल में लगे हुए हैं, हमारी पीढ़ी भी अलग दिशा में जा रही है। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को भी अलग चीज़ें पड़ोसी जा रही है। तो आज हमने सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है और गरिमामय वातावरण के साथ जीना हमें सीखना चाहिए। और हमें अगर कोई उत्पीड़ित करता है, यदि हमारा कोई शोषण करता है, यदि हमें कोई हमारे अधिकारों से वंचित करता है तो हमने सबसे पहले उसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर आप प्रतिकार नहीं करोगे तो उसकी और दुगनी हिम्मत बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो चौगुनी होगी, और ऐसी एक दिन ऐसी हिम्मत आएगी जो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान का हिस्सा आपको बनना चाहिए। भारत का कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है वो हमारा संसद का मेंबर हो सकता है। जो भी सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो हमारा सदस्य हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा है कि पुलिस अधिकारी हमारे मेंबर रिटायर्ड होने का बोल सकते हैं। बाकी टीचर है, एडवोकेट्स है, वो सब हमारे पैनल में काम कर रहे हैं। तो संगठन बहुत अच्छा है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, समय भी बहुत कम है, क्योंकि मुझे भी वो 4 घंटे का सफर करके नागपुर तक वापस जाना है। ठीक है, कल सुबह और मेरा एक का एक प्रोग्राम होने वाला है, उधर भी जाना है, रोज 2-3 प्रोग्राम है, उसको भी अटेंड करना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ह्यूमन राइट्स क्या है ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपकी लैंग्वेज में बात किया है। जैसा कि भगवान बुद्ध एक संदेश देना चाहते थे देश को शांति का। भगवान बुद्ध के पास में ऐसे बहुत से भिक्षुगण हैं, तो भगवान बुद्ध भिक्षुगणों ने बोला कि भगवान ने ये देश के अंदर में शांति का, अहिंसा का प्रचार कैसे करूं? क्योंकि यहाँ तो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तो भगवान बुद्ध स्नेह से और बड़े हास्य मुद्रा से उनको बोलते हैं कि उस भाषा का प्रयोग करा। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, अपनी माँ से बात करता है, वो तोतली बोलने भाषा में, बाप भी नहीं समझता, पड़ोसी भी नहीं समझता, सिस्टर भी नहीं समझती, माँ ही समझ सकती है उस बच्चे की भाषा। उस भाषा में वार्ता करो, उस भाषा में आप शांति का संदेश लोगों में फैलाओ ताकि लोगों को समझ में आए। उसी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आपसे बात की नहीं है, हमारे अंदर को नींद आ रही है, दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, अच्छा संगठन है, दमाही जी जुड़े हुए बहुत दिनों से मेरे साथ। ये बाजीराव करोड़े जी, इनके लिए तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग खड़े होने चाहिए, उनके लिए एक बार तालियां के साथ उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। उनका साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है यूएसए, उनके द्वारा समाज सेवा में डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क, उनका टॉपिक है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। समाज सेवा में उनको पीएचडी मिल गई बात है। आप खड़े होइए, आपके समाज में सबसे पहले तो एक बार राजीव साहब क्योंकि आपके गाँव में कोई इंसान डॉक्टर हो रहा है, उसके पीछे डॉक्टर काम लग रहा है, तो ये अपने लिए गर्व की बात है। तो आप भी अगर अच्छे समाज सेवा का काम करोगे तो हम भी हमारे संगठन के माध्यम से यूनिवर्सिटी को लेकर के यूनिवर्सिटी को हम लेकर के देंगे, ये समाज सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी अब हमें डॉक्टर ये पढ़ाई करने गए नहीं, ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। 2 रास्ते होते हैं ना, एक ईमेल से एक ईमेल, आदमी लड़के आमदार बनता, परंतु बिना लड़े भी आमदार बनना बनना। तो दूसरा रास्ता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन भी कर सकते हो, ऑफलाइन एजुकेशन भी कर सकते हो और कॉलेज में जाके भी एजुकेशन कर सकते हो। तो वो
बाबासाहेब आंबेडकर को कितने सारी यूनिवर्सिटी लेती थी कि हर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मगर कुछ यूनिवर्सिटी बाबा साहब को हमने नहीं पढ़े। उसी तरीके से उनको भी हमारे डॉक्टरेट ये हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस हमारे डॉक्टरेट के पात्र रहेंगे, भविष्य में अच्छा काम करेंगे, देश के नागरिक बनेंगे। कोई महिला में तो अच्छी महिला बनेगी, कोई माताओं में अच्छी माता बनेगी, कोई बहनें हमारी तो अच्छी बहनें बनेंगी, हमारे भाई लोग तो अच्छे भाई बनेंगे, हमारे विकास बुजुर्ग लोग हैं तो देश का सही मायने में विकास हो इसलिए युवकों को सही दिशा दिखाएंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मगर कोरोना काल के अंदर जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें किसी की माँ गई, किसी का भाई गया, किसी का दोस्त गया और हमारे पुलिस कर्मचारी भी उसके पीछे नहीं छूटे, हमारे बहुत से लोग उसमें गुजर गए। हम चाहते हैं और मेरे वाणी से अंत में मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट के लिए उनके लिए अपन मौन करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मैं उसके बाद विराम मिले हैं। आपका सभी धन्यवाद करता हूँ। आप जितने लोगों का प्रमाण पत्र मिला है या मिलेगा तो प्लीज़ उस प्रमाण पत्र को संभाल कर रखें। आपकी और हमारी जो याद है वो आपको बार बार आएगी, इसलिए उसको संभाल कर रखें। आखिर में आप सभी को जय संविधान, जय हिंद के नारे से मेरे वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद। छात्रों के लिए और जोरदार ताली हो जाए उनके लिए काफी अच्छा आपल्या नुकत्याच सत्कार समारंभाला सुरुवात होत आहे, जेणेकरून सर्व पाहुणे आणि आमंत्रित जे काही आहेत सर्व वाढले होत आहेत आणि कालांतराने एक करून आपण सर्वांच्या तिथं सत्कार करून घेतो। सर्वांना सन्मानपत्र ज्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे असे सर्व प्रतिष्ठित आणि सामाजिक स्वरूपाचे कार्य त्यांनी पार पाडले अशा व्यक्तींची पदपत्कार आणि सन्मानपत्र आपण देतो। सर्वात अगोदर मी आमंत्रित करत आहोत मंचावर असलेले श्री चांदेश्वर उईकेजी पोलिसबाद वाहतूक यांना मंचावर आमंत्रित करतो की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनंदन सर्वांच्या आल्याने स्वागत करायचं। आमदार बोलणे यानंतर मी आमंत्रित करतो एका आदिवासी दुर्गम क्षेत्रात असलेले उषाताई किरण आकाम जमापुर दरेकसा यांनी एक कविते आहे आणि आदिवासी जयगाव लेखन सुद्धा त्यांच्या आवडता छंद आहे आणि पुस्तकावर यांनी लेखन केलेले आहे। असे किरणताई उषाताई किरण आकाम यांना आमंत्रित करतो मंचावर की आपण यावं आणि आता लाईव्ह कट अवॉर्ड म्हणून स्वीकारावा। मार्गदर्शन व सत्कार समारंभ आयोजित केलेला आहे आणि या संघटनेचे माननीय दहिवले सर अध्यक्ष आहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सचिव तोरणेजी आणि उपस्थित माझ्या बंधू आणि भावांनो, हा जो कार्यक्रम आहे तर अगदी प्रत्येक माणसाच्या मानवी हक्कासाठी हितासाठी अत्यावश्यक असा आहे आणि मानवी हक्क आपल्याला बरेचसे अशा लोक आहेत समाजामध्ये की आपल्या मानवी हक्कापासून आपल्याला परावृत्त करतात आणि आपले हक्क दडपून टाकतात आणि आपल्यावरती अत्याचार होते, परंतु आपण ही दाद कुणाकडे मागू शकत नाही। तर माझ्या मते ही जी संघटना आहे केंद्रीय मानवाधिकार संघटन ही अतिशय चांगली संघटना आहे आणि प्रत्येक माणसाने या ठिकाणी जुळलं पाहिजे असं माझं मत आहे। कारण मी एक अधिकारी होती, राजपत्नी अधिकारी म्हणून, आणि मी एक लेखक आहे। माझे जवळपास 13 पुस्तकं आहेत। मी कथा, कविता, नाटक, वैचारिक लेखन आणि संपादक सुद्धा आहे। गुणमार्गदर्शन हे माझं मासिक आहे, त्याचे मी संपादक आहे आणि माझं एक रिसर्च सेंटर आहे, लँग्वेज ट्रायबल लँग्वेज ऑफ रिसर्च सेंटर दरेकसाला। आणि मी ह्या लेखनामधून माझ्या कथा कवितामधून ज्या समाजामधल्या शोषण आहे, अत्याचार आहे, आदिवासी आणि गैर आदिवासी सुद्धा आणि महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या महिन्याचा विषय मी मांडत होते। जवळपास 12 विद्यापीठाला एमएला माझे पुस्तक आहे महाराष्ट्रातले आणि पीएचडीचे जवळपास 20 ते 25 लोक पीएचडी आणि एमपीचे आहेत। मी गोंडी हिंदी आणि मराठीमध्ये लिहिते आणि माझे पाठ आहे अनेक विद्यापीठाला मला बोलवतात आणि पूर्ण
काम करत असते. तर या ठिकाणी सत्काराच्या निमित्ताने तुमची सगळ्यांची ओळख झाली. आपण या संघटनेशी सगळ्यांनी जुळावं असं मी तुम्हाला पण सांगू इच्छिते आणि मी सुद्धा बोलते. माझा या ठिकाणी तुम्ही सत्कार केला, धन्यवाद सर आणि धन्यवाद. धन्यवाद उषाताई आपलांची. त्यानंतर मी आमंत्रित करतोय किरणताई मुळे शाळेचा जे एक कवयित्री आहेत आणि बरेचसे महाराष्ट्र लेवलवरनी आता त्याला नवीन पुरस्कार पटकावला आहे आणि लोकमतसाठी मंचाचे सुद्धा कार्यभार तालुक्यामध्ये सांभाळत आहे असे किरणताई मुळे. यहाँ पर आए हुए कुछ अतिथियों एवं समाज सेवकों को समाज गौरव, जीवन गौरव और कोरोना योद्धा जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. आशा वर्कर आमंत्रित करतोय एक उत्कृष्ट कामगिरी अशी बजावली. सेवा देणारे महिला समिति, अर्धनारीश्वर महिला समिति. फिर देश के प्रियम्बल के वाचन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया.